नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 15 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये उपरोक्त दोनों यानी ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू, इन दोनों को ही नियुक्त किया गया है। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय चयन समिति ने ज्ञानेश्वर कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत के चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 के तहत की गई है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था और संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका प्रावधान है और यह एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जी शामिल होते हैं और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लाया गया था, ठीक है। तो जिसमें जो है पहले इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे, अब उनकी जगह पर एक कैबिनेट मंत्री की समिति में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर है, ठीक है, कि इससे चुनाव आयोग को कमज़ोर किया गया है। तो अब जो नियुक्ति हुई है तो उसमें जो है लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जो है इस नियुक्ति का विरोध किया है, जबकि प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री ने इस नियुक्ति को सहमति दी है, ठीक है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो कार्यकाल होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, यानी कि एक बार ही केवल ये अध्यक्ष बन सकते हैं, दोबारा नहीं बन सकते। हाँ, कोई अगर सदस्य बना है तो वो अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद पुनः वो सदस्य या फिर अध्यक्ष नहीं बन सकता। किस टीम ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो ये मुंबई की टीम ने जीती है। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में मुंबई क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ को हराकर अपना 42वां खिताब जीता है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई की टीम ने विदर्भ को 169 रनों से पराजित किया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो मुंबई के मुशीर खान इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो मुंबई के तनुष कोटिया प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो जामनगर के नवाब KS रणजीत सिंह जी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। तो इनके नाम पर ही रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। BCCI ने 1934-35 में उनके सम्मान में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी और 1934-35 में आयोजित पहला खिताब रणजी ट्रॉफी का मुंबई ने जीता था। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मुंबई सबसे सफल टीम रही है। इसने अब तक कुल 42 बार ये खिताब जीता है और दूसरे नंबर पर कर्नाटक ने 8 बार ये खिताब जीता है और तीसरे नंबर पर दिल्ली ने 7 बार और बड़ौदा ने ये 6 बार जीता है। पिछली बार 2022-23 के सत्र के लिए ये खिताब किसने जीता था? तो सौराष्ट्र ने जीता था और अब ये खिताब 2023-24 के लिए तो ये मुंबई ने जीता है। एशियाई विकास बैंक ने गुजरात के किस राज्य में शहरी विकास हेतु ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये गुजरात के विकास के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ कुल 181 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण अहमदाबाद शहर के उप शहरी क्षेत्रों में शहरीकरण, रहने की क्षमता और गतिशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे और सेवाओं के निर्माण को वित्त पोषित करेगा, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की बात करें तो स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? असाकावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। 13 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा ने 17 फरवरी 2024 को इस विधेयक को पारित किया था
और स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा था। समान नागरिक संहिता की बात करें तो कानूनी प्रणाली की दो शाखाएं होती हैं, एक होता है नागरिक कानून और दूसरे होते हैं आपराधिक कानून। ठीक है, तो जो क्रिमिनल केस होते हैं वो आपराधिक कानून में आते हैं और इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए पहले से ही समान कानून लागू हैं। जबकि जो नागरिक कानून होते हैं जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद, तो इन सब से संबंधित जो है अब तक देश में समान नागरिकता से संबंधित कानून लागू नहीं है। ठीक है, केवल भारत का एक राज्य ऐसा था, गोवा, जिसमें ये कानून लागू था। ठीक है, अब उत्तराखंड इस तरीके का कानून लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो समान नागरिक संहिता क्या होती है? तो ये पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यानी DPSP में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत के क्षेत्र में भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उत्तराखंड से पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हुआ था। पुर्तगालियों ने 1867 में अपने देश यानी पुर्तगाल में पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू की और 1869 में पुर्तगाली राजा ने इसे गोवा सहित अपने विदेशी उपनिवेश क्षेत्रों में विस्तारित किया था। ठीक है, तो गोवा में कब लागू हुई थी? तो 1869 में। और अब भारत का पहला राज्य कौन बना है स्वतंत्रता के बाद? तो ये उत्तराखंड बना है 2024 में, इसने लागू करी है मार्च 2024 में। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए किस युद्धपोत का शुभारंभ किया गया है? तो ये उपरोक्त दोनों ही युद्धपोतों को शामिल किया गया है, यानी INS अग्रे और INS अक्षय। 13 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए दो नौसेना जहाजों INS अग्रे और INS अक्षय को लॉन्च किया गया है। GRSC नौसेना के लिए ASWC सीरीज के 8 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। इस क्रम में ये 5वां और 6वां पोत है। ठीक है, तो ASWC परियोजना क्या है? तो एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना है ये। ठीक है, और इसके लिए जो है 30 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी शॉर्ट में कहते हैं GRSC, ये कोलकाता में स्थित है कंपनी, ठीक है, के बीच 8 ASWC जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो 8 शिप के लिए GRSC कोलकाता के साथ हस्ताक्षर किए थे, जबकि इसी दिन 8 अन्य शिप के लिए जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भी हस्ताक्षर किए थे। तो 8 शिप बनाएगा कोलकाता में स्थित GRSC लिमिटेड और 8 शिप बनाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो कोच्चि केरल में स्थित है। ठीक है, इन दोनों के लिए हस्ताक्षर किए गए थे और इनका नाम भारत के विभिन्न द्वीपों के नाम पर रखा गया है और इनको 2 वर्ग के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो जो पहली श्रेणी है अरनाला श्रेणी, और जो अरनाला श्रेणी के जो 8 शिप बन रहे हैं उनका निर्माण GRSC कोलकाता के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और जबकि जो दूसरी श्रेणी है वो है माहे श्रेणी और इसका निर्माण कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड जो कोचीन केरल में स्थित है उसके द्वारा किया जा रहा है। अब जो 2 नए शिप लॉन्च किए गए हैं वो इसी अरनाला श्रेणी के शिप लॉन्च किए गए हैं, INS अग्रे और INS अक्षय। ठीक है, और ये 13 मार्च 2024 को कोलकाता में लॉन्च किए गए हैं दोनों ही। और इनसे पहले कौन कौन से लॉन्च हो चुके हैं तो इनके नाम भी याद रख सकते हैं। जैसे पहला लॉन्च हुआ था INS अरनाला और ये 20 दिसंबर 2022 को कटुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया था। दूसरा INS एंड्रोथ 21 मार्च 2023 को ये कोलकाता में लॉन्च किया गया था। INS अंजदीप ये 13 जून 2023 को लॉन्च किया गया था और INS अमीनी ये 16 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो अब तक इसमें 6 लॉन्च हो चुके हैं जबकि 2 निर्माणाधीन हैं। और जो माहे श्रेणी है उसके तहत अब तक कितने लॉन्च हो चुके हैं तो उसमें अब तक 3 लॉन्च हो चुके हैं और बाकी के निर्माणाधीन हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से? तो पहला INS माहे लॉन्च किया गया था, ये 30 नवंबर 2023 को कोच्चि में लॉन्च किया गया था। और INS मालवान और INS मंगलोर भी सेम डे को यानी 30 नवंबर 2023 को ही लॉन्च किए गए थे। 2 अन्य शिप के नाम दे दिए गए हैं जैसे INS मालपे और INS मुल्की, जबकि अन्य 3 के अभी नामों की भी घोषणा नहीं हुई है और वो निर्माणाधीन हैं। तो ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का लोगो है और जबकि ये GRSC कोलकाता का लोगो है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है गूगल ने आगामी आम चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया पर आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए
भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है। तो इस प्रकार की जो करंट अफेयर्स होती है वो कुछ समय के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है, ठीक है, तो अगले 1-2 महीने में अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद के एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलीवेंट नहीं रहेगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम के लिए रिलीवेंट बन सकता है। उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये नहीं है कि करंट अफेयर्स बहुत सारी इकट्ठी करते जाओ, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस वर्ष ये 14 मार्च को मनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, जिसे शॉर्ट में पीएम सूरज कहा जा रहा है, नाम का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है, जो वंचित वर्ग के 1 लाख पात्र उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करने की मंजूरी भी इसी के साथ दी है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 14 से 18 मार्च 2024 तक भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ और प्रसार भारती और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क यानी ओएनडीसी ने ग्रामीण भारत में सस्ती डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये तीनों ने ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ग्रामीण भारत में सस्ती डिजिटल सेवाओं के विस्तार के लिए। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? तो वाटर फॉर ऑल। 52 बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले बिहार के पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 नामक एक प्रमुख समुद्री अभ्यास में भाग लिया। यह समुद्री अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में आयोजित किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे 15 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।